नमस्कार मित्रों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। मित्रों, पिछले वीडियोज़ में हम लगातार आधुनिक काल पढ़ते जा रहे हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत हमने हिंदी गद्य की विकास यात्रा के बारे में पढ़ा, जिसमें आदिकालीन हिंदी गद्य से लेकर के मध्यकालीन और फिर आधुनिक युग में गद्य की स्थिति। आगे गद्य विधाओं ने बहुत विकसित रूप प्राप्त कर लिया और आगे हम उन विधाओं का अलग अलग अध्ययन करेंगे, जैसे हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध इत्यादि के अनुसार। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो मित्रों, भारतेंदु युग और पुनर्जागरण काल, यानी कि इसके नामकरण के अनुसार हम देखें तो भारतेंदु युग, भारतेंदु जी का जो योगदान था हिंदी साहित्य में, उनको सम्मानित करने के लिए ये उपाधि दी गई थी और उस उपाधि के आधार पर ही, उनके योगदान को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु युग नामकरण इसका किया। प्रथम खंड जो है उसका। पुनर्जागरण काल आचार्य द्विवेदी ने इसका नामकरण किया है और इसकी अब हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मित्रों, भारतेंदु युग वास्तव में देखा जाए तो जो पुनर्जागरण है उसकी जो चेतना थी उसी से ही अनुप्राणित है, यानी कि उसी से ही वो प्राण प्राप्त कर रहा था। पुनर्जागरण की जो चेतना थी वो भारतेंदु जी और भारतेंदु मंडल के अन्य साहित्यकार थे और अन्य समकालीन साहित्यकार थे, उन पर प्रभाव डाल रही थी। और जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और आप ये समझते भी होंगे कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। जो परिवेश में जो होता है वो साहित्यकारों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब चलिए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना। तो मित्रों, राष्ट्रीयता की भावना अगर देखा जाए तो क्या इसी युग में राष्ट्रीयता की कविताएं लिखी गई थी? अब कहने को तो ये भी होगा कि आदिकाल से राष्ट्रीयता की कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन इसी युग की विशेषता राष्ट्रीयता की भावना क्यों हुई? मित्रों, अगर यदि हम आदिकाल को देखें और रीतिकाल को देखें, इनमें जो भी राष्ट्रीयता की कविताएं लिखी गई है वो एक तरह से संकुचित राष्ट्रीयतावाद था। ठीक है, यानी कि जो उनकी सोच थी वो संकुचित थी। संकुचित क्यों थी? क्योंकि उनका जो राष्ट्रवाद था केवल राजा, योद्धा और उनकी कोई छोटा सा भूखंड जो होता है उसी तक ही सीमित थी, उससे बाहर उन्होंने कभी सोचा नहीं। जबकि राष्ट्र जो होता है वो इससे बड़ी चीज़ होती है, जिसमें जनता का स्थान सबसे पहले आता है और वहाँ पर जो साहित्य लिखा गया था वहाँ पर जनता गौण थी। एक बात। दूसरी बात मित्र ये भी है, चाहे उन कवियों ने लिखा था, जैसे भूषण का ही उदाहरण लें तो वो भी छत्रसाल तक ही सीमित थे, शिवाजी तक ही सीमित थे। बाकी जो एक ये कहा जाए कि जो पूरे भारत की बात करें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हम बात करें तो वो जो अखंड भारत की जो परिकल्पना थी वो उस रूप में सामने नहीं आती और जो भारत का जो निवासी है उनकी स्थितियों पर उन्होंने गौर नहीं किया। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रीयता है वो धरातल की राष्ट्रीयता है। जैसे पुनर्जागरण का जो वो दौर था उसमें इन साहित्यकारों ने ये देखा कि सामाजिक कुरीतियाँ कितनी थी, जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा है, या धर्म की तरफ हम देखें तो पाखंडवाद कितना बढ़ रहा था, तो उन्होंने उस तरफ ध्यान दिया। या अंग्रेज जो थे वो भारत को किस प्रकार लूट रहे थे, किस प्रकार शोषण कर रहे थे, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। उस आधार पर उन्होंने उन चीज़ों को काव्य में स्थान दिया है। जैसे राधाचरण गोस्वामी भारत का गौरवगान कर रहे हैं, हमारा उत्तम भारत देश, यानी कि संपूर्ण भारत की बात इसमें की जा रही है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊनी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी ये बात कहते। तो इन पंक्तियों में पता चलता है कि पूरी जो भारत भूमि है उसकी जो धरा है उसका गौरवगान करने का प्रयास किया है
वो सारी चीज़ें इसमें है। इसी प्रकार भारतेंदु जी की उक्ति देखें कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो यहाँ किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो शोषण किया था उसको किस प्रकार से और जन सामान्य के सामने इसको रखा है। इसी प्रकार की कुछ अन्य रचनाओं की बात करें, विजयनी, विजय, वैजयंती भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई, आनंद अरुणोदय प्रेमगंजी, महापर्व, नया संवत प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं, भारत 12 मासा विनय, ये राधा कृष्ण दास जी की रचनाएं हैं। तो ये सभी जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं हमको देखने को मिलती है। तो वो इसी राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर इन्होंने साहित्य रचा है। इन रचनाओं के बारे में आगे हम जब कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में अगली जो प्रवृत्ति है वो है देशभक्ति व राजभक्ति का समन्वय। मित्रों, देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय ये भारतेंदु युग की अन्यतम विशेषता है। ऐसी इस प्रकार की विशेषता के बारे में पहले आपने सुना पढ़ा नहीं होगा पिछले जो जितने भी युग या खंड निकले हैं, क्योंकि इसमें राजभक्ति और देशभक्ति का एक समन्वय देखने को मिलता है। क्योंकि इस युग के जो साहित्यकारों के बारे में मित्रों देखेंगे अपन, तो थोड़ा सा इस राजभक्ति के समन्वय को हम समझेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके शासन उसके हाथ से निकलकर महारानी के शासन में आ गया था, और महारानी ने या ब्रिटिश शासन ने सरकार ने चतुराईपूर्ण शासन करना शुरू कर दिया था। तो उस चतुराईपूर्ण शासन में उन्होंने कुछ अच्छे कदम भी उठाए थे, और कुछ अच्छे कदम उठाए थे तो वो उन चीज़ों ने इनको प्रभावित किया था। यानी कि ये कहा जाए कि भारत की जो गुलामी है, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, एक रोग होता है और फिर उसके बाद दूसरा रोग हो जाता है, तो वो पहले रोग को भूल करके और दोनों में तुलना करने लग जाता है, और जो रोग कम परेशान करता है उसको अच्छा मानता है कि ये ठीक है। तो इसी प्रकार अंग्रेजों का भी इसमें यही था कि वो मुगलों की बजाय जो इनका जो शासन था, जैसे इन्होंने कई चीज़ों के बारे में जिक्र किया है कि कम से कम अंग्रेज लोगों ने जजिया कर जैसे कर तो नहीं लगाए जो सांप्रदायिक आधार पर हुआ करते थे, या वो धार्मिक रूप से प्रताड़ना नहीं थी कम से कम। तो इन चीज़ों को उन्होंने सोचा विचार किया, तो इन्होंने एक तरफ तो हिंदुस्तान के नारे लगाए, और दूसरी तरफ उन्होंने जो जजिया कर जैसे धार्मिक कर लगाने की उनकी प्रशंसा भी की है। इसी प्रकार हम देखें भारतेंदु जी की उक्ति पंक्ति, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो यहाँ पर एक पंक्ति में कितना ये समन्वय का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहली पंक्ति में अंग्रेजों की इसमें बड़ाई की गई है कि अंग्रेज राज में सुख सुविधाएं बहुत हैं। उन्होंने सुविधाएं जो भारत में जैसे रेल भी चलाई थी, उन्होंने कई चीज़ें की थी, हालांकि उसका उद्देश्य दूसरा था, लेकिन यहाँ तक वो प्रसन्न थे। लेकिन वो इस बात का उनको दुख भी है, देशभक्ति भी है उनमें, देश के बारे में सोचते हैं, पर धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, कि ये बात गलत है कि धन विदेश चला जाता है, ये समस्या है। इसी प्रकार अन्य पंक्तियों को हम देखें, प्रभु हो पुनि भूतल पर अवतरिए, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दारिद हारिए, ये राधा कृष्ण दास जी की पंक्ति है। इसमें मित्रों ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, तो इनको आप चाहे नोट कर लें चाहे इसको याद कर लें। आगे इसी प्रकार की देशभक्ति और राजभक्ति के समन्वय की कुछ और उदाहरण हैं। राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहु नाही प्रेम गंजी, जयती राज राजेश्वरी जय जय परमेश अंबिका दत्त व्यास, जहाँ पर महारानी को राज राजेश्वरी कहकर के उनको संबोधित किया गया था। और समय समय पर उनको जब भी अपने देश की दुर्दशा के बारे में उनको ख्याल आता था या पुराने गौरव की तरफ वो देखते थे, तो उसको वो अपने काव्य में प्रकट भी करते थे। जैसे भारतेंदु जी की पंक्ति है, हा पंचनद हा पानीपत अजहू रहे तुम, धरनी विराजत हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भारत ही मझारी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो देशभक्ति वो भी प्रकट की है, अपना जो पुराना उनका जो गौरव था उस गौरव को भी इन्होंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अगली विशेषता के बारे में हम देखें, मातृभाषा हिंदी का उत्थान। मित्रों ये जो समय था आधुनिक युग, ये सब तरह आधुनिक था। भाषा की दृष्टि भी से देखें, काव्य रूप की दृष्टि से भी देखें, विषयों की दृष्टि से भी देखें, तो इस समय पर मातृभाषा हिंदी का उत्थान के बड़े प्रयास किए गए।
जो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो परंपरा प्रारंभ की थी, उनको भारतेंदु जी ने भी आगे बढ़ाया और जन सामान्य जो जनता थी उनके लिए इन्होंने ऐसे काव्य लिखे, ऐसी पंक्तियाँ लिखी जिन्होंने हिंदी के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान मिटत नहीं है को सूल। उन्होंने कहा कि सभी कितने भी प्रकार कैसी भी उन्नति हो जाए, लेकिन जब तक अपनी निज की भाषा में काम नहीं होगा तब तक अपन अपने हृदय का जो शूल है वो समाप्त कभी भी हो नहीं सकता। और जितनी भी उन्नति है उसका मूल भाषा ही है। और मित्रों, ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो स्वयं अपने जो निज भाषा है उसमें अध्ययन करवाते हैं और करते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे जर्मनी हो, सब अपनी भाषा पढ़ते हैं। फिर इन्होंने एक पंक्ति और महत्वपूर्ण कही, भाषा सौध हुआ अपनी होई सबई एकत्र, पढ़ूँ पढ़ाऊँ लिखूँ मिली छपाऊँ कछु पत्र। यानी कि भाषा के लिए सबको एक होने की बात कही है और भाषा को शोधने की बात कही है कि भाषा में सुधार होना चाहिए। ये जो बातें वो कहते थे साहित्य के माध्यम से, वो जनता के लिए भी होती थी और समकालीन साहित्यकारों के लिए भी हुआ करती थी। पढ़ूँ पढ़ाऊँ, पढ़ो और पढ़ाओ, मिले छपवाहूँ कछु पत्र, और कुछ पत्र भी छपवाइए। अगली जो विशेषता है मित्रों, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। ठीक है, अभी जो बात आ रही थी कि जो भारतेंदु युग था वो पुनर्जागरण का उस पर पूरा प्रभाव था, वो जो चेतना थी, उसी चेतना के आधार पर इन्होंने भारत की जो दुर्दशा अंग्रेजों ने की थी, अंग्रेजी शासन राज्य में जो दुर्दशा थी, उसको इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। रो बहु सब मिली आवु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ने जाई। भारत दुर्दशा का वर्णन किया भारतेंदु जी ने। इसी प्रकार ठाकुर जगन मोहन सिंह जो है, उन्होंने भी एक पंक्ति लिखी है, अब कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवा, सती प्रथा, छुआछूत इत्यादि जो कुरीतियाँ जो थी उनको भी इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। वो जो सामाजिक समस्याएं थी उनको भी इन्होंने अपने काव्य में स्वर दिया है। तो ये भी इस काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता के बारे में बात करेंगे, लोक कल्याण की दृष्टि। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार इसी चेतना का प्रभाव था कि इन कवियों में लोक कल्याण की दृष्टि उत्पन्न हुई, क्योंकि संकीर्णता नहीं थी, क्षेत्रीयता नहीं थी। यानी कि जो राष्ट्रीयता क्षेत्रीयता का दूसरा नाम थी रीतिकाल में या आदिकाल में, अब एक विस्तृत दृष्टि लेकर के आई थी और इस विस्तृत दृष्टि के कारण ही इनमें लोक कल्याण की दृष्टि देखने को मिलती है। बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, तबहु न छोड़त यहाँ सो बंधे मोह के पास। इन्होंने इस चीज़ को समझा था कि सांप्रदायिक या धार्मिक या जातीय आधार पर अंग्रेजों ने बांटकर हम पर शासन किया है। तो इन चीज़ों को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया है। तो लोक कल्याणकारी दृष्टि। उसके बाद में अगली जो विशेषता है भारतेंदु युग की, वो है हास्य व्यंग। ये भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कवियों ने उस स्थिति को देखते हुए हास्य व्यंग का अपने काव्य में प्रयोग किया है, क्योंकि ब्रिटिश शासन को जवाब देने का या उनको एक तीर मारने का जो सबसे अच्छा साधन था वो क्या था, हास्य व्यंग। वैसे सामान्य रूप से आपने देखा होगा, जब व्यक्ति किसी को सामने कुछ कह नहीं पाता है, सीधा लोहा भी नहीं ले पाता, यानी कि किसी में शक्ति भी वैसे भी नहीं होती, तो वो कई बार व्यंग का सहारा लेता है। तो इन्होंने भी हास्य व्यंग के माध्यम से जो अंग्रेजों का जो शोषण था उसको उन्होंने हास्य व्यंग के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, या अंधेरी नगरी का की जो पंक्ति है, इसके माध्यम से उन्होंने ये प्रकट किया है। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। ठीक है, इस प्रकार की उन्होंने पंक्तियाँ लिखी हैं। और हास्य व्यंग के रूप में उन्होंने पैरोडी, शापा और गाली, ये उस समय की कुछ
प्रचलित, जो उस समय पर उर्दू में प्रचलित थी, उसको भी भारतेंदु जी ने अपने साहित्य, हिंदी साहित्य में स्थान इन्होंने दिया था। ठीक है, तो हास्य व्यंग इस समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बारे में बात करेंगे मित्रों भक्ति भावना की। भारतेंदु आधुनिक युग में भक्ति भावना केवल आधुनिक युग में केवल भारतेंदु युग में ही ये विशेषता मिलती है। कौन सी? भक्ति भावना। इसके बाद में फिर भक्ति भावना की विशेषता या प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो इसकी भक्ति भावना को हम देखें मित्रों, तो ये 3 प्रकार की भक्ति भावना इस समय मिलती है। निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और स्वदेशानुराग समन्वित ईश्वर भक्ति। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करें मित्रों निर्गुण